हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं सुशांत शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा था रेस्पिरेशन, स्पेशली ह्यूमन रेस्पिरेशन में अपन ने बात की थी और उसकी स्ट्रक्चर को पूरी तरह देखा था। 2 मिनट में मैं उसको एक बार समराइज कर देता हूँ जिससे आपको क्या है इस टॉपिक से जोड़ने में थोड़ी सी मदद होगी। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन की जो स्ट्रक्चर थी उसमें सबसे पहला जो पार्ट था वो अपना नॉस्ट्रल था, जिसके लिए मैंने कहा था कि एक्सटर्नल पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू क्या है एयर बॉडी के अंदर एंटर होती है। उसका नेक्स्ट जो पार्ट था वो नसल कैविटी था, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड था नसल सेप्टम के द्वारा। इसकी इनर वॉल्स पे क्या प्रेजेंट थी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी और इसकी वॉल से म्यूकस रिलीज होता था। वो म्यूकस और हेयर दोनों मिलकर के एयर को प्योर करने का काम करते थे। आपकी नसल कैविटी नसल नेजोफेरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स तक पहुंचती है, यानी कि जो फेरिंग्स है वो फेरिंग्स का पार्ट जो कि किससे कनेक्ट है, नसल कैविटी से कनेक्ट है, उसको अपन नेजोफेरिंग्स बोला था। यानी जो एयर नॉस्ट्रल्स से होती हुई कहां तक गई, नसल कैविटी से फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद वो पहुंचती थी लैरिंग्स में। लैरिंग्स के लिए अपन ने बात की थी कि ट्राइगोनल चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर से कार्टिलेज से बना होता है। 9 कार्टिलेज होती हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ वकल कॉर्ड्स प्रेजेंट थे जिनको अपन ने ट्रू और फॉल्स में डिवाइड किया था। ट्रू वाले वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि फॉल्स वकल कॉर्ड्स डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। केवल और केवल ट्रू वकल कॉर्ड्स के द्वारा ही क्या प्रोड्यूस की जाती है, साउंड प्रोड्यूस की जाती है। फॉल्स वकल कॉर्ड्स के द्वारा साउंड प्रोड्यूस नहीं की जाती। ह्यूमन बींग्स का जो लैरिंग्स है वो अदर एनिमल्स के कंपेयर में बड़ा होता है, जिसको अपन बोलते हैं एडम्स एप्पल। इसके अलावा मैंने बात की थी कि जो वकल कॉर्ड्स हैं वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और उन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स में वाइब्रेशंस क्रिएट किया जाता है किसके थ्रू, एंटर होने वाली एयर के द्वारा और एग्जिट होने वाली एयर के द्वारा। यानी इनहेल और एक्सेल होने वाली जो एयर है वो इन मेम्ब्रेन्स में क्या करती है, वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस की जाती हैं। नेक्स्ट अपना था विंड पाइप या ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के लिए अपन ने बोला था कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है, थ्रोट और थोरैक्स कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। इसकी वेंट्रल सरफेस पे शी शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको ट्रैक्यूलर रिंग्स बोलते हैं। ट्रैक्यूलर रिंग्स, इनका काम था ट्रेकिया को चिपकने से बचाना। उसके बाद मैंने कहा कि ट्रेकिया फर्दर डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड bronchus and combinedly these are called bronchi. Bronchus is further divides into secondary bronchus, tertiary bronchus, bronchioles, respiratory bronchioles. अब respiratory bronchioles open होती है कहाँ पे, alveoli के अंदर, जो कि आपकी small balloon like thin walled structure थी। अब ये जो आपकी respiratory bronchioles थी ये ओपन हो रही थी किसके थ्रू, alveolar duct के थ्रू। alveoli के लिए अपन ने बात की थी कि alveoli क्या है, स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बहुत थिन वॉल्ड होती हैं। इनकी वॉल किससे बनी होती है, ब्लड कैपिलरीज के नेट से बनी होती है और ये गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए परमिएबल भी होती है। ये मेन बात थी, यहां तक अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद अपन ने एक टॉपिक और था लंग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर 2 लंग्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं राइट और लेफ्ट में। राइट लंग बड़ा होता है, लेफ्ट लंग छोटा होता है। और लेफ्ट लंग बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जबकि राइट लंग ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर है। और मसल लेस स्ट्रक्चर थी, यानी कि इनमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता। मसल जो लंग्स का साइज है वो केवल एयर इनहेल करने से बढ़ता है और छोटा होते वक्त इसकी एयर क्या है बाहर निकल जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन किस तरीके से कंप्लीट होता है या उसकी जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं कहूंगा कि मैकेनिज्म को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है आपका ब्रीथिंग, ब्रीथिंग या इसको बोल सकते हैं अपन पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन। ह्यूमन रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है आपका ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। नेक्स्ट सेकंड आपका है
एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होगा, ये सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगा। ये टॉपिक्स हैं अपने को जो डिस्कस करने हैं, किसमें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में। तो सबसे पहले ब्रीथिंग की बात करते हैं। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन है क्या? ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब है कि एयर को इनहेल करना और एयर को एक्सेल करना, यानी द प्रोसेस टू टेक द एयर इनसाइड द बॉडी एंड exit it outside from the body is known as breathing। एक बार एयर को अंदर लेना और एक बार एयर को बाहर निकालना, एक बार एयर को अंदर लेना और एक बार एयर को बाहर निकालना, ये कहलाता है आपका वन ब्रीथ। क्या कहलाएगा? वन ब्रीथ। ब्रीथिंग का मतलब बताया मैंने आपको कि एयर इनहेल करना और एयर को एक्सेल करना, ये तो कहलाएगा ब्रीथिंग। यस। और वन इनहेल एंड वन एक्सेल इज नोन एज वन ब्रीथ, वन ब्रीथ। और ह्यूमन बींग्स में जो ब्रीथिंग रेट है, यानी कि ह्यूमन बींग्स 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करता है, तो वो लगभग होता है 17 to 19 पर मिनट, 17 to 19 पर मिनट। यानी 1 मिनट में अपन 17 to 19 बार क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। लेकिन इनका जो रेट है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बात करूं, आप सोते वक्त जब अपन को एनर्जी लेवल बहुत कम चाहिए, उस वक्त इसकी रेट में कमी आ जाती है। और यदि अपन कोई हैवी वर्क कर रहे हैं या फिर रेसिंग जैसा, या कहें कि तेजी से काम कर रही है अपनी बॉडी, तो उस वक्त अपने को ज़्यादा एनर्जी का अमाउंट चाहिए, तो उस दौरान ये ब्रीथिंग रेट आपकी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। यस। अब बात करते हैं कि जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो 2 स्टेप में फॉलो होती है या 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप आपका इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, और सेकंड है आपका एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन दोनों टर्म जो हैं वो बहुत सिंपल टर्म है, यानी कि बॉडी के अंदर एयर को इनहेल करना, बॉडी के अंदर एयर को इनहेल करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? इंस्पिरेशन। या सिंपल वर्ड्स में अपन कहें कि द प्रोसेस टू टेक द एयर इनसाइड द बॉडी। अब एयर जहां बोल रहा हूं उसका मीनिंग अपने को मेनली किससे है? ऑक्सीजन से है। मेनली किससे है? ऑक्सीजन से। लेकिन चूंकि मैं पहले भी बता चुका था कि अपनी बॉडी में कोई ऐसा फिल्टर पेपर या कोई सीविंग इक्विपमेंट्स नहीं है जो केवल और केवल किसको? ऑक्सीजन को क्या कर ले? छान ले। तो पूरी एयर अंदर जाती है। तो इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एयर इज एंटर्ड थ्रू द नॉस्ट्रल इनसाइड द बॉडी इज नोन एज इंस्पिरेशन। और एक्सपिरेशन जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि बॉडी से एयर को बाहर निकालने की प्रोसेस, ये क्या है? एक्सपिरेशन। अब बात करते हैं कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों से मिलकर ब्रीथ बनता है, या कहें कि ब्रीथिंग होगी। जब बॉडी के अंदर एयर जाएगी वो इंस्पिरेशन होगा, और जब बॉडी के अंदर बॉडी से बाहर एयर निकलेगी तब वो एक्सपिरेशन होगा। अब देखते हैं कि ये दोनों जो प्रोसेस हैं, या कहें कि ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है, या कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इसमें काम आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से पार्ट्स काम आते हैं। सबसे पहले काम आएगा अपना डायफ्राम, डायफ्राम। नेक्स्ट है आपका इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम क्या था आपका? एक डोम शेप्ड फ्लेक्सिबल फ्लैट स्ट्रक्चर है। डोम शेप्ड फ्लेक्सिबल फ्लैट स्ट्रक्चर है जो कि हाईली मस्कुलर होती है। और इंटरकोस्टल मसल्स आपकी रिब्स से कनेक्ट होती है। इंटरकोस्टल मसल्स आपकी रिब्स से कनेक्ट होती हैं। रिब्स से कनेक्ट होने की वजह से रिब्स जो रिबकेज है उसके साइज को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। दोबारा देखें कि ब्रीथिंग की प्रोसेस 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन।
और इसके अंदर दो चीजें काम आती हैं, एक तो डायफ्राम और एक अपना इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम क्या था आपका? मस्कुलर डोम शेप्ड फ्लैट स्ट्रक्चर थी जो कंट्रोल करेगा थोरैक्स कैविटी के वॉल्यूम को, जबकि इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रोल करती हैं रिबकेज के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को। देखते हैं कि इंस्पिरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंस्पिरेशन में क्या होगा। तो इंस्पिरेशन के दौरान बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन की बात करता हूं, ये आपका रिबकेज है ऐसे, ये आपका रिबकेज और इसके अंदर प्रेजेंट है अपना लंग्स और इसी को बोलते हैं अपन थोरैक्स कैविटी, ठीक है। और लगभग इसी जगह पे होता है अपना क्या? डायफ्राम, इस तरीके से। यानी कुल मिला के ये अपना फिलहाल जो वॉल्यूम है किसका? वॉल्यूम यानी आयतन है किसका? इस थोरैक्स कैविटी का, वो इतना है। अब जैसे ही इंस्पिरेशन करना चाहते हैं या इंस्पिरेशन होगी, उस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, अब थोड़ा सा आप ध्यान से सुने जिससे आपको पता लगे कि होगा क्या। ये आपका रिबकेज था और मैं इस डायफ्राम को लगभग यही है, मैं यहां मान लेता हूं, ठीक है, समझने के हिसाब से। यानी कि ये आपका क्या है? थोरैक्स कैविटी का वॉल्यूम है इतना। अभी कोई इंस्पिरेशन नहीं हुआ है, तब की बात कर रहा हूं मैं। अब स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले की होगा क्या कि डायफ्राम इज बिकम्स हैवियर। डायफ्राम्स क्या होगा? थोड़ा सा हैवी होकर के, अब जब हैवी होगा तो नीचे की तरफ मूव करेगा। डायफ्राम इज बिकम्स हैवियर एंड मूव्स टू डाउनवर्ड, यानी कि डायफ्राम थोड़ा सा भारी होकर के नीचे की तरफ मूव करता है। अब सुने, डायफ्राम मूव कर रहा है नीचे की तरफ, यानी कि इसका प्लेस आ गया यहां, वहां से ट्रांसफर होकर यहां आ गया, ठीक है। डायफ्राम इज बिकम्स हैवियर एंड मूव्स टू डाउनवर्ड। अब सुने, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगी? इन रिब्स में रिलैक्सेशन पैदा करेंगी। रिब्स में रिलैक्सेशन पैदा करने की वजह से क्या कंडीशन आएगी? ये रिबकेज का साइज इंक्रीज होता है, रिबकेज का साइज इंक्रीज होगा। दोबारा बोल रहा हूं मैं, सबसे पहला काम क्या हुआ है कि डायफ्राम इज बिकम्स हैवियर एंड मूव्स टू डाउनवर्ड, यानी यहां से यहां आ गया। यहां से यहां आने के बाद क्या होगा कि इंटरकोस्टल मसल्स अपनी एक्टिविटी शो करेंगी और इसके थ्रू क्या होगा कि ये जो आपकी रिबकेज है, ये रिबकेज में रिलैक्सेशन होगा, यानी रिब्स क्या होंगी? स्प्रेड होना शुरू करेंगी। स्प्रेड होंगी तो ये वाली जो, मैं वैसे ही बता रहा हूँ जनरल बात, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी की सारी रिब्स एक साथ क्या होती हैं? ऊपर की तरफ मूव करती हैं। इधर की साइड की सारी रिब्स इस साइड मूव करेंगी, यानी ये वाली रिब्स लगभग इतना ऊपर उठ गई, ये मान के चलें अपन, ये वाली यहां पहुंच गई, ये वाली यहां पहुंच गई, यानी इतना साइज बढ़ गया। सेम इधर ये वाली यहां पहुंच गई, ये वाली यहां, ये वाली यहां और ये वाली यहां। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाली यहां जाती है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसा हुआ है लगभग, यानी रिबकेज आपका थोड़ा सा ऊपर उठा है। अब देखें क्या जो थोरैक्स कैविटी का वॉल्यूम था वो इंक्रीज हुआ है क्या? निश्चित तौर पे थोरैक्स कैविटी का वॉल्यूम पहले के कंपेयर में क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। और जब किसी चीज का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो निश्चित तौर पे वहां पे प्रेशर कम होता है। आप अच्छे से सहमत होंगे इस बात से कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर में क्या आती है? कमी आती है। ठीक यहां भी ऐसा ही हुआ है। तो अब सारी बातों को एक साथ अपन कनेक्ट करते हैं दोबारा से। क्या हुआ? सबसे पहले कि डायफ्राम हैवी हुआ, नीचे आया। रिब्स में क्या हुआ? रिलैक्सेशन हुआ, जिसकी वजह से अपवार्ड डायरेक्शन में स्प्रेड होती हैं, यानी कि दोनों की मूवमेंट से डायफ्राम नीचे चला गया, रिब्स ऊपर आ गई और स्प्रेड भी हुई हैं, जिसकी वजह से थोरैक्स कैविटी का वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अब बात करते हैं कि हुआ क्या। यहां जो एयर थी, उस एयर का जो प्रेशर था पहले ज्यादा था, क्योंकि वॉल्यूम क्या था? कम था। जबकि आफ्टर दीज मूवमेंट्स एयर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया? कम हो चुका। सुने अब ध्यान से आप। In the process of inspiration, first of all, diaphragm is becomes heavier and moves downward. Ribs are becomes spread with the help of intercostal muscles and moves upward, by which the volume of thorax cavity is becomes increased.
थॉरैक्स कैविटी का वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज। ड्यू टू दिस द प्रेशर ऑफ एयर इज डिक्रीज विच इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो एयर का प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है पहले के कंपेयर में, वो प्रेशर आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो गया है, कम हो चुका है। आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होने की वजह से, यानी कि कहें कि अपन ये बॉडी का इनसाइड पार्ट है, इनर पार्ट है यानी इन, और ये एटमॉस्फेयर, यहां पे प्रेशर ज्यादा है और यहां पे प्रेशर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। किसकी वजह से, डायफ्राम और रिब्स के मूवमेंट्स की वजह से। अब आप अच्छे से जानते हैं कि एयर इज फ्लो ऑलवेज फ्रॉम देयर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर कहां एंटर होगी, बॉडी के अंदर एंटर होगी। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। एक बार मैं देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले डायफ्राम क्या हुआ आपका, नीचे गया, रिब्स ऊपर आई, रिब्स ऊपर आने से क्या हुआ आपका, ये जो आपका थोरैक्स कैविटी है उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। थोरैक्स कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से एयर का प्रेशर कम हो गया। एयर का प्रेशर कम होने की वजह से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो चुका है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर से एयर कहां होगी, बॉडी के अंदर एंटर होगी। समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से, मैं समझता हूं। अब देखते हैं अपन एक्सपिरेशन, जस्ट अपोजिट क्या होगा इसमें। देखो जस्ट अपोजिट होने की वजह से कंडीशन क्या आएगी, देखें। मैं कहूं कि सपोज करें कि फिलहाल नॉर्मल कंडीशन ये है, ये वाली नॉर्मल कंडीशन ये है। नॉर्मल कंडीशन ये होने की वजह से थोरैक्स कैविटी का वॉल्यूम जो भी है वो है। मैंने कहा कि एक्सपिरेशन जस्ट अपोजिट है किसका, इंस्पिरेशन का। तो यहां पे क्या होगा कि डायफ्राम इज बिकम्स लाइटर एंड मूव्स अपवर्ड। इस बार क्या होगा कि डायफ्राम बजाय नीचे जाने के थोड़ा ऊपर आता है, ठीक है। ये पहले वॉल्यूम इतना था, अब देखें डायफ्राम ऊपर जाने की वजह से वॉल्यूम में क्या आई, कमी आई। इसके अलावा अभी और क्या होना है कि रिब्स आर बिकम श्रिंक ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स को क्या करती हैं, सिकोड़ती हैं, श्रिंक करती हैं। मान लो कि मैं ये वाली रिब्स यहां आ गई, ये वाली यहां आ गई, इसी तरीके से ये वाली यहां और ये वाली यहां, यानी कि ये खत्म। इस तरीके से ये वाली यहां आ चुकी, ये वाली यहां, ये वाली यहां और ये वाली यहां। यानी देखें कि वॉल्यूम में क्या हुई, कमी हुई। और जब वॉल्यूम कम होगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, या कहें कि इंक्रीज होगा। और एयर प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो इस बार देखो क्या कंडीशन हुई, ये बॉडी का इनर पार्ट और ये एटमॉस्फेयर, ठीक है। इनर पार्ट में ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स कैविटी इज बिकम्स डिक्रीज, सो द प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीज which is more than atmospheric pressure, यानी कि इस बार क्या है, ज्यादा है, और यहां पे क्या है, कम है। आप जानते हैं एयर किधर से किधर फ्लो होती है, वो हमेशा अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। इट मींस इंस्पिरेशन में तो क्या हुआ, एयर गई एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर, और एक्सपिरेशन में क्या हुआ, एयर बाहर आई, कहां से कहां, बॉडी से एटमॉस्फेयर में। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ ब्रीथिंग। दोबारा से 1 मिनट समराइज करूंगा मैं, केवल फटाफट से देखें क्या कंडीशन हुई। पहले देखते हैं इंस्पिरेशन में क्या हुआ। ये रिब्स थी आपकी नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन की रिब्स ये थी, और यहां पे डायफ्राम था। डायफ्राम क्या करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। रिब्स थोड़ा सा इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से ऊपर आती है, ऐसे, जिसकी वजह से देखो यहां पे वॉल्यूम क्या है, कम, और वॉल्यूम कम है, यहां पे वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। प्रेशर क्या हो गया, यहां पे वॉल्यूम कम था, प्रेशर क्या है, ज्यादा है। यहां पे वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं अपन, एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं। एयर प्रेशर क्या होगा, बॉडी के अंदर कम हुआ है और एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, तो बॉडी के अंदर एटमॉस्फेयर से एयर यानी कि ऑक्सीजन अंदर पहुंच जाती है।
यहां पे क्या हुआ, डायफ्राम की कंडीशन ये मान लें अपन, और रिब्स की कंडीशन को ये मान लें अपन, यानी कि फिलहाल क्या है। और दूसरी बात, एक्सपिरेशन में डायफ्राम आपका ऊपर आया है और रिब्स आपकी श्रिंक होकर के नीचे की तरफ गई है, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हुआ आपका, कम हुआ। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, प्रेशर क्या है, कम है। यहाँ पे वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ गया, जो आउटर एटमॉस्फेयर से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। आउटर एटमॉस्फेयर से प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एयर अंदर से बाहर हो जाती है। इस तरीके से ये आपका ब्रीथिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। नाउ अपन बात करते हैं इस ब्रीथिंग के प्रोसेस के थ्रू जो एयर पाथ बनेगा, जिसको अपन पाथ ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं, वो पाथ ऑफ रेस्पिरेशन क्या है और किस तरीके से वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट, इससे पहले अपन बात कर लें पाथ ऑफ रेस्पिरेशन। पाथ ऑफ रेस्पिरेशन यानी एयर कैसे तो बॉडी के अंदर एंटर हुई और कैसे वो बाहर आएगी। देखें अपन, पाथ मतलब रास्ता, तो सबसे पहले एयर एंटर होती है कहां पे, नॉस्ट्रल में। नॉस्ट्रल से गई कहां पे, नसल कैविटी। नसल कैविटी से एंटर करती है कहां पे, फेरिंग्स। इसको अपन नेजोफेरिंग्स भी कह सकते हैं। देन ये पहुंची थी आपकी किस में, लैरिंग्स। देन ये पहुंची थी आपकी किस में, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद एंटर करती है कहां पे, ब्रोंकस। ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड है, ब्रोंकाई प्लूरल है। ब्रोंकस के बाद सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस से पहुंची टर्शरी ब्रोंकस। देन आपकी ब्रोंक्यूल्स। देन आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। देन आपका एल्व्यूलर डक्ट। देन आपका एल्वियोलाई। ये अपनी क्या की थी, मेन स्ट्रक्चर थी। जहां तक क्या है, एयर आपकी गई थी, ये मान के चलो कि मैं ये एक क्या है, एल्व्यूलाई है। एक एल्व्यूलाई है ये। यहां पे आपका क्या होगा, एयर पहुंची, तो इसी से अपन बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज के बारे में। गैसियस एक्सचेंज के बारे में। तो ये तो था पाथ ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि एयर कैसे कैसे पहुंचती है रेस्पिरेशन के वेरियस पार्ट्स तक। तो एयर थी, पहुंची कहां तक, नॉस्ट्रल तक। नॉस्ट्रल के बाद नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से होते हुए एल्व्यूलर डक्ट, और देन लास्ट पहुंचती है आपकी कहां पे, एल्व्यूलाइज में। एल्व्यूलाइज में ये एयर पहुंच गई। अब देखते हैं कि इसको एल्व्यूलाई से बॉडी के वेरियस पार्ट तक कैसे भेजा जाएगा, और यानी कि बॉडी के अंदर जो CO2 बन रही है रेस्पिरेशन के थ्रू, क्योंकि रेस्पिरेशन तो पहले से भी चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि साहब हम जब चाहें तब इसको शुरू करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जैसे ही सेल बनती है, जैसे ही सेल बनती है तब से ही क्या रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसको समझने के लिए अपन थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन एक लाइन और इसके बारे में। ये तो था अंदर जाने का, और यहां से ही बाहर आएगी है, यानी इंस्पिरेशन का पाथ और एक्सपिरेशन का पाथ दोनों में यही रहेगा। तो अपन बात करते हैं थोड़ा सा गैसियस एक्सचेंज के बारे में। क्या है गैसियस एक्सचेंज? इसके लिए मैं आपको लिखता हूं एक बार रिएक्शन रेस्पिरेशन की C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, प्लस इसके साथ ऑक्सीजन यानी सेलुलर ऑक्सीडेशन होना है, और देन आपकी 6CO2 प्लस 6H2O प्लस अपन को एनर्जी चाहिए वो ATP फॉर्म में। देखें आप, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में बन रहा है एनर्जी मॉलिक्यूल। अब बात आती है कि ये बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन चल रहा है, तो ये तो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट ऑलवेज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट,
कंटिन्यूसली कन्वर्ट होते रहेंगे, और जब कन्वर्ट होते रहेंगे तो मैं कहूंगा कि आपसे कि O2 का अमाउंट क्या होता जाएगा सेल के अंदर, कम, यानी कि बॉडी के अंदर O2 का अमाउंट क्या होता चला जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट लगातार किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, प्रोडक्ट में। और जब रिएक्टेंट लगातार प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते जाएंगे तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा, और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे इसका मतलब प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो CO2 का अमाउंट बढ़ेगा। क्लियर? तो मैं कह रहा हूं कि बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली क्या चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन अमाउंट में लगातार क्या आती जाती है, कमी आती जाती है, और जबकि CO2 का अमाउंट रेगुलरली क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। इट मींस कंडीशन क्या हुई, देखें अपन सपोज करें ये अपनी एक एल्व्यूलाई है, ठीक है, ये एल्व्यूलाई है, इस एल्व्यूलाई के अंदर अभी अभी अपन ने क्या है, इंस्पिरेट किया है, यानी एयर को एंटर किया है। एयर को जब एंटर किया है तो इसके अंदर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो क्या होगा, 21%, फ्रेश एयर गई है, और CO2 का जो अमाउंट है वो निश्चित तौर पे क्या होगा, 0.03%, ठीक है। अब यहां वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं, सपोज करें ये बॉडी पार्ट्स हैं, ये बॉडी पार्ट्स हैं, और यहां पे ये कंटिन्यूअस रिएक्शन चल रही है, ठीक है। यहां पे या पूरी बॉडी मान लें अपन इसको, ये बॉडी पार्ट्स नहीं, बॉडी है पूरी, ऐसे मान लें, या फिर कोई बॉडी पार्ट है पर्टिकुलर, यहां पे ये वाली रिएक्शन चल रही है, तो निश्चित तौर पे यहां O2 का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, और CO2 का अमाउंट कम होगा। किसके बजाय, इस फ्रेश आई एयर के बजाय, क्योंकि जो एयर गई थी पहले भी इतनी थी वो, अब उसमें से ऑक्सीजन काम में आई और CO2 बढ़ी, देखें, तो इसका मतलब यहां पे मैं कहूंगा कि O2 का अमाउंट बजाय एल्व्यूलाई के क्या है, O2 इज लेस और CO2 इज मोर। एल्व्यूलाई में क्या है, ये तो फ्रेश है, तो O2 का अमाउंट यहां पे क्या है, ज्यादा है, और यहां पे CO2 का अमाउंट क्या है, कम है। तो अब देखते हैं कि ये गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है वो किस तरीके से होगा। तो आपने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन, लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसमें आपने पढ़ा कि किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स, किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी जिधर कंसंट्रेशन, यानी कि लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर। देखिए इधर मैं कह रहा था कि कोई भी मैटर है आपका, कंसंट्रेशन क्या है उसकी, बहुत ज्यादा है, ठीक है, और एक तरफ कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स, कोई भी मैटर हो, वो हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। सेम कंडीशन यहां पे, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एल्व्यूलाई में क्या है, ज्यादा है, और जबकि ऑर्गन्स में क्या है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं किधर से किधर मूव करेगी, बस कुछ नहीं करना, आपको लॉ ऑफ डिफ्यूजन याद रखना है, हायर टू लोअर। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन किधर है, हायर, एल्व्यूलाई में, तो ऑक्सीजन मूव करेगी किधर से किधर, एल्व्यूलाई टू ऑर्गन्स। आ रहा होगा समझ में। मैंने कहा कि कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड मैटर हो, चाहे वो लिक्विड मैटर हो, चाहे वो गैसियस मैटर हो, वो हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। अब आप ये तो अच्छे से जानते हो कि किसमें ट्रांसफर मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा, गैसियस मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा मूव करेंगे, लिक्विड बहुत कम करेगा, और सॉलिड न के बराबर करता है। लेकिन फिर भी रूल कौन सा काम करेगा अपन का, लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इधर बात करें तो CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा थी ऑर्गन में, रीजन मैंने समझा दिया ये, और उस यहाँ पे जो फ्रेश एयर गई है उसमें CO2 कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो इसका मतलब CO2 मूव करेगी किधर से, बॉडी पार्ट से एल्व्यूलाई में, ठीक है। यानी अब कंडीशन बिल्कुल बदल चुकी है। CO2 का ट्रांसफर बॉडी ऑर्गन से कहां हो चुका है, एल्व्यूलाई में हो चुका है, जबकि O2 यहां से कहां जा चुकी है, बॉडी पार्ट्स में जा चुकी है। इसका मतलब यहां पे CO2 फिर से क्या हो गई, ज्यादा हो जाएगा और O2 कम हो जाएगा, और अब CO2 का बढ़ा हुआ अमाउंट और O2 का कम अमाउंट आपस से क्या कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर एग्जिट यानी एक्सपीरिएट कर दिया जाता है। इट इज द गैसियस एक्सचेंज। समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना, फ्रेश एयर गई,
O2 का कंसंट्रेशन देखा कितना है, CO2 का कंसंट्रेशन देखा कितना है। बॉडी पार्ट्स में O2 कंसंट्रेशन कम हुई है, रीजन ये रहा, ये प्रोसेस चल रहा है रेगुलर। CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा, रीजन ये रहा, CO2 का अमाउंट बढ़ रहा है प्रोडक्ट फॉर्म में। तो इस वजह से ऑर्गन्स में CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा, O2 कंसंट्रेशन कम। और उसके बाद दोनों के बीच लॉ ऑफ डिफ्यूजन अप्लाई करने से अपन आराम से इसका क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर शो कर सकते हैं। O2 का ट्रांसफर होता है एल्वियोलाई से किधर, बॉडी पार्ट्स की तरफ, और जबकि CO2 का ट्रांसफर होता है किधर, बॉडी पार्ट से एल्वियोलाई की तरफ। अब जो बढ़ी हुई CO2 कंसंट्रेशन है एयर में और O2 की घटी हुई कंसंट्रेशन यानी कम कंसंट्रेशन है, उसको बॉडी से बाहर क्या कर दिया जाता है, एक्सपीरेट कर दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे। 2 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के। लास्ट टॉपिक अपना बच गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। उसके बाद अपन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।